हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स का स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाओं का चैप्टर चल रहा है हमारा। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय। यदि कोई निकाय ऊष्मा के एक बहुत बड़े भंडार के संपर्क में आता है तो उस केस में उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, किस तरीके से उसके अंदर अवस्थाएं डिफाइन होती हैं, किस तरीके से उसके अंदर प्रायिकता आती है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। यदि निकाय ए है और उसकी कोई विशेष अवस्था आई में है, वो विशेष अवस्था से मतलब है कि वो उसकी अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही है निकाय की, जैसे कि पानी है निकाय और उसकी अवस्था जैसे लिक्विड फिक्स है, ठीक है, ना तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है ना ही वो वेपोराइजिंग हो रहा है उसका। तो उसी तरीके से उसकी अवस्था आई जो कि एक विशिष्ट अवस्था ले रखी है में उसकी ऊर्जा EI है, तो उस केस में जो निकाय है उसकी एनर्जी हमने ले ली है EI, ठीक है, तथा उसकी प्रायिकता PI है। उस अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता PI है, ठीक है। अब निकाय एक तो ले लिया हमने A, ठीक है, और दूसरा जो निकाय हमने लिया है वो लिया है हमारा पूरा वातावरण, ठीक है। मतलब कोई निकाय है, हमको पता है कि एक निकाय कभी भी पूर्ण रूप से विलगित अवस्था में नहीं हो सकता। विलगित अवस्था में होने का मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से ऐसा नहीं हो सकता कि वो बाहर के वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर पाए, ठीक है। तो पूर्ण रूप से विलगित अवस्था में नहीं हो सकता, तो उस केस में बाहरी जो पूरा वातावरण है वो एक अदर निकाय की तरह कार्य करेगा, मतलब कि वो निकाय एक के साथ में ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा। तो ऊष्मीय भंडार के रूप में हमने बाहरी वातावरण को माना है। निकाय ए के चारों तरफ, निकाय ए के अलावा बाहर की और जो भी वातावरण है इस पूरे को हमने A' निकाय की तरह लिया है, ठीक है। तो उसके अंदर जो एनर्जी हो गई उसको E' ले लेंगे। जो हमने बाहरी वातावरण लिया है यदि उसको A' लिया है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम E' की तरह ट्रीट करेंगे। तो E' यदि बाहरी वातावरण की एनर्जी है तो उसको E* माइनस EI से डिनोट करेंगे, क्योंकि E* हो गया A' और A इन दोनों से मिला हुआ निकाय जो कि एक विलगित निकाय की तरह कार्य कर रहा है। मतलब बाहरी वातावरण और हमारा जो A निकाय है ये दोनों कंबाइन होकर एक विलगित निकाय की तरह काम कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है A*, जिसकी एनर्जी को मान लिया E*, ठीक है। तो एनर्जी के बीच में जो रिलेशन आता है वो अन्योन्य क्रियाओं के अंदर हमने डिफाइन कर रखा है पहले से ही, ये रिलेशन हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो E' इज इक्वल टू E* जो कि कंबाइंड निकाय है उसकी एनर्जी है, उसमें से EI को माइनस करेंगे तो E' निकल के आएगी, ठीक है। यदि जो A निकाय है वो यदि निश्चित विशिष्ट अवस्था I में हो, जैसा कि हमने पहले भी बोला है कि जो निकाय A है वो एक अवस्था फिक्स अवस्था के में है I, जिसको हमने नाम दे दिया। कोई भी अवस्था हो सकती है लेकिन वो फिक्स है, ठीक है। तो A* के अभिगम्य ऊर्जा स्तर A' के ऊर्जा स्तरों के बराबर होंगे। तो निकाय A* जो कि एक विलगित निकाय है, कंबाइंड निकाय है A निकाय और A' निकाय का, तो उसके अभिगम्य ऊर्जा स्तर जो होंगे वो A' के ऊर्जा स्तरों के बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो हमारा जो A है, निकाय A है, उसकी तो अवस्था फिक्स ले रखी है। मतलब ये तो एक निश्चित एक अवस्था में विशिष्ट अवस्था एक ले रखी है हमने। उसी केस में हम यहाँ पर पूरा जो भी स्टडी हो रहा है, जबकि A जो निकाय है वो यदि विशिष्ट अवस्था में हो उसी को हमने आधार मान के पूरा डेरिवेशन सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसके अंदर यदि A के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसकी अवस्था चेंज नहीं हो रही है। तो अब यदि A' में जो भी चेंजेस करेंगे A* में भी वही चेंज आएगा, ठीक है। तो A' में जितनी एनर्जी ऐड करते जाओगे A* के अंदर भी उसी हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि A तो फिक्स हो गया। A' के अंदर जो चेंज हो रहा है वही A* के अंदर चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं कि A* के अभिगम्य ऊर्जा स्तर A' के ऊर्जा स्तरों के बराबर होगा, ठीक है।
अतः ए स्टार के ऊर्जा स्तर बराबर ओमेगा डैश ई डैश। ठीक है, वैसे तो ये जो नोटेशन है वो ए डैश निकाय के लिए है, लेकिन जब हम कह रहे हैं यहाँ पे कि ए निकाय की अवस्था तो फिक्स है, तो जो विलगित निकाय ए स्टार है उसके अभिगामी ऊर्जा स्तर ए डैश के ऊर्जा स्तरों के बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, ओमेगा डैश ई डैश इजिकल टू ओमेगा स्टार ई स्टार। ठीक है, तो ए स्टार के ऊर्जा स्तर को वैसे तो हम लिखते हैं ओमेगा स्टार ई स्टार से, लेकिन वो इसके ए डैश के ऊर्जा स्तरों के बराबर है, तो इसके इक्वल में ओमेगा डैश ई डैश ले लिया। ठीक है, अब सांख्यिकी का समान पूर्व प्रायिकता सिद्धांत हमको पता है, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, सांख्यिकी के समान पूर्व प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार पीआई जो किसी निकाय ए की प्रायिकता है किसी विशिष्ट अवस्था में पाए जाने की, वो ओमेगा डैश ई डैश मतलब कि जो विलगित निकाय है हमारा ए स्टार, उसकी अभिगम्य ऊर्जा स्तरों के बराबर होती है। ठीक है, तो पी आई इज इक्वल टू सी डैश इंटू ओमेगा डैश ई डैश। ओमेगा डैश ई डैश क्या है, ये ए स्टार के ऊर्जा स्तरों की संख्या है। ठीक है, तो किसी भी विशिष्ट अवस्था में निकाय ए के पाए जाने की प्रायिकता कि मतलब वो उसके अंदर उस अवस्था में वो निकाय हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लिक्विड अवस्था में वाटर हो सकता है कि नहीं हो सकता, एग्जाम्पल के लिए ले तो हम, तो उसकी प्रायिकता पी आई इज इक्वल टू सी डैश इंटू ओमेगा डैश ई डैश, जहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो ले लिया सी डैश। ठीक है, तो अब हमको पता है एक रिलेशन लॉग ओमेगा डैश ई डैश इज इक्वल टू लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई होगा, क्योंकि ई डैश इज इक्वल टू ई स्टार माइनस ई आई है। ठीक है बच्चों, तो लॉग ओमेगा डैश ई डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई। तो अब इसको टेलर की श्रेणी से यदि हम खोलें इसको, ठीक है, तो टेलर की श्रेणी से जैसे हमने पिछले डेरिवेशन के अंदर भी खोला था, तो लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई इज इक्वल टू लॉग ओमेगा डैश ई स्टार, फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं। ठीक है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ में लॉग ओमेगा डैश ई स्टार को लेंगे, पहली टर्म को ही, और फिर इनटू में जो हमारी सेकंड टर्म है उसको ले लेते हैं। ठीक है, और बाद में इसकी अभी तो घात एक ली है डेरिवेटिव की, बाद में 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ये बढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन उच्च घातों के केस में हम इसको नहीं लेते हैं, उच्च घातों के केस में इसको नगण्य मान लेते हैं डेरिवेटिव को, तो हम यहाँ पर सेकंड टर्म तक ही लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लॉग डैश ई स्टार माइनस ई आई इज इक्वल टू लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस बीटा इंटू ई आई, जहाँ पर डेल अपॉन डेल ई डैश लॉग ओमेगा डैश ई स्टार एक बीटा की तरफ फंक्शन की तरह कार्य करेगा। बीटा फंक्शन हमारा यही होता है। ठीक है, तो बीटा फंक्शन की तरह ये काम करेगा, तो यहाँ पर बीटा पुट कर दिया। ये पिछले डेरिवेशंस के अंदर आप चेक कर लेना, आपको पता पड़ जाएगा, सारी चीज़ें हैं उसमें। आप साथ के साथ करते चलोगे तो हर डेरिवेशन के अंदर जो भी प्रीवियस इक्वेशंस हैं वो काम में आती हैं, तो उनके बारे में पता रहेगा। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि ये हमने नहीं किया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू बीटा हो गया लॉग अब देखिए लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई। ठीक है, लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई इज इक्वल टू लॉग ओमेगा डैश ई स्टार, माइनस कर दिया यहाँ पे, माइनस का बीटा इंटू ई आई। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा है। ठीक है, लॉग ओमेगा डैश ये हो गया, इसको इधर लेके आ गए और इधर नेगेटिव बीटा इंटू ई आई बच गया। तो लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई अपॉन ओमेगा डैश ई स्टार हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है,
log a अपॉन बी, ये होता है। तो इसी तरीके से हमने पहली टर्म ले ली और फिर इसके बाद वाली टर्म ले ली नीचे इसके, इक्वल टू में माइनस का बीटा इंटू ई आई आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है वो जैसे m इजिकल टू log n, ठीक है। तो इसको कैसे पुट करते हैं, n इजिकल टू ई की पावर m, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये m की तरह काम कर रहा है, ये ln log हो गया और ये n हो गया। तो यदि हमको इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई अपॉन ओमेगा डैश ई स्टार, ये वाली वैल्यू यदि हमें चाहिए तो यहाँ पर जो ई है उस ई के पावर में ये वैल्यू ले लेते हैं। तो ई की पावर माइनस का बीटा इंटू ई आई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें से लॉग को एलिमिनेट कर दिया। लॉग को यदि हमने हटा दिया तब देखिए ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई, ये वाली टर्म इज इक्वल टू ये इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ओमेगा डैश ई स्टार इंटू ई की पावर माइनस का बीटा इंटू ई आई। ठीक है, अब ई स्टार माइनस ई आई जो कि हमारे पास आया है, ई स्टार माइनस ई आई का मतलब क्या है, ई स्टार माइनस ई आई हमारा क्या है, ई डैश। इस इक्वेशन से हमको ये पता लग गया। तो ओमेगा डैश ई डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश ई स्टार इंटू ई की घात माइनस बीटा इंटू ई आई। ठीक है, तो सम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है इससे हमको पता है पी आई इज इक्वल टू सी डैश इंटू ओमेगा डैश ई डैश है। एक्चुअल में हमको जो यहाँ पे वर्क करना हो रहा है वो हमको इसी इक्वेशन पे काम करना है। ठीक है, लेकिन हमको ओमेगा डैश ई डैश की वैल्यू चाहिए किसकी टर्म में, हमको इसके अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या और ई आई की टर्म में हमको और बीटा फंक्शन की टर्म में हमको ओमेगा डैश ई डैश की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया है। तो ओमेगा डैश और ई डैश की जो वैल्यू हमारे पास आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पी आई इज इक्वल टू सी डैश और ओमेगा डैश ई डैश की वैल्यू जो यहाँ पे आई है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ओमेगा डैश ई स्टार इंटू ई की घात माइनस का बीटा इंटू ई आई। ठीक है बच्चों, अब जो ये पी आई है उसको यदि हम जनरलाइज फॉर्म में यदि इसको कन्वर्ट करें तो इसको पूरे को एक कांस्टेंट की तरह यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार है उसको सी ले लिया और ई की घात माइनस का बीटा इंटू ई आई हो गया। ठीक है, तो इसको हम प्रायिकता का वितरण फलन भी कहते हैं, इसको हम प्रायिकता वितरण फलन भी कहते हैं। और ई की घात माइनस का बीटा इंटू ई आई है उसको हम बोल्ट्जमान गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, और सी की वैल्यू हमारे पास सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार हो गई है। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास किसी निकाय ए की आई अवस्था में, किसी आई विशिष्ट अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता का मान इसके चरघातांक गुणांक के रूप में आता है, जो कि जो ये निकाय ए है उसकी एनर्जी के फंक्शन के रूप में हमारे पास आया है। ठीक है, हाँ तो बच्चों अभी हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई थी पी आई इज इक्वल टू सी इंटू ई की घात माइनस बीटा इंटू ई आई। यहाँ पर सी का मान कैसे निकालेंगे, सी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रसामान्यीकरण की शर्त से, मतलब इंग्लिश में बोले तो इसको नॉर्मलाइजेशन बोल सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन से सिग्मा पी आई इज इक्वल टू 1, मतलब किसी निकाय ए की विशिष्ट अवस्था आई में पाए जाने की जो प्रायिकता है उसका मान 1 होगा, क्योंकि हम तो पहले से ही उस निकाय को एक विशिष्ट अवस्था में ले रहे हैं, तो उसको तो उस अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता 1 होगी ही होगी। तो उस केस में सिग्मा पी आई इज इक्वल टू 1 होगा। तो पी आई की वैल्यू यदि हम इक्वेशन थर्ड से यहाँ पुट करें तो सी इंटू सिग्मा ई की घात माइनस बीटा इंटू ई आई इज इक्वल टू 1 हुआ। तो सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर सी कांस्टेंट की तरह काम करेगा, सी को बाहर ले लिया सिग्मा से, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा ई की घात माइनस का बीटा इंटू ई आई आ गया हमारे पास। अब इस सी की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट कर देंगे। सी की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड जो ये आई है हमारे पास इसके अंदर पुट करेंगे तो पी आई इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ से
पुट करेंगे इसके अंदर तो 1/सिग्मा ई की घात माइनस का बीटा इंटू ई होगा 1 में, और इंटू में तो ई की घात माइनस बीटा इंटू ई आ ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक निकाय ए की विशिष्ट अवस्था आई की प्रायिकता का मान चर घातांकी गुणांकों के रूप में आ गया है, जिसमें जो कि उसकी एनर्जी ई आई का फंक्शन के रूप में है और बीटा फंक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसकी प्रायिकता की स्टडी हो गई है। अतः ऊष्मा भंडार के संपर्क में किसी निकाय ए के विभिन्न प्राचलों के माध्यमान भी ज्ञात किए जा सकते हैं। विभिन्न प्राचलों के माध्यमान ज्ञात करने हैं तो सिग्मा पी आई इंटू वाई आई होगा। ठीक है, अगर प्राचल y है तो, और उसका माध्यमान निकालने के लिए उसको ऊपर से बार से डिनोट करते हैं, y बार इज इक्वल टू सिग्मा पी आई इंटू वाई आई। ठीक है, सिग्मा पी आई की वैल्यू क्या है, सिग्मा पी आई की वैल्यू ये है, और इंटू में इसके वाई आई और है तो वाई आई इंटू हो गया इसके। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी निकाय ए के विभिन्न प्राचलों का मान भी इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये ऊष्मा भंडार के साथ संपर्क में लेने पर किसी निकाय को उसकी प्रायिकता किस तरीके से डिफाइन होती है, उसकी आई अवस्था में पाए जाने की जो संभावना है, जो प्रायिकता है, वो किस तरीके से डिनोट करते हैं। ये ऊष्मा गतिकी का एक मूलभूत नियम है जो कि हमको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर प्राप्त होता है। प्रायिकता का जो ये सिद्धांत है, पूर्व सामान्यीकरण की प्रायिकता का सिद्धांत, ये हमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मिलता है, जो कि हमने आज मूलभूत कारण जो इसका है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक हमारा यहीं पे क्लोज होता है। ठीक है, धन्यवाद।